हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो इस वीडियो में आज हम फिर से ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का रेन एंड मार्टिन के सीरीज में जो हमारा चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 22, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपने ग्रामर को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने ग्रामर के बेसिक्स को बेहतर करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे वो आप किसी भी तरह के टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश की हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप अपने ग्रामर को बेहतर करना चाहते हैं तो रेन एंड मार्टिन के बुक से अच्छा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगा रेन एंड मार्टिन के बुक से, और यहाँ पर आपको कंप्लीट सीरीज मिलेगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है और आज का चैप्टर 22 है। इसका मतलब है कि इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 21 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, आप लोगों के इस सीरीज पे जो प्यार मिल रहा है उसी के कारण से मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं। और आगे भी मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट है, सर कि प्रेपोजिशन करवा दीजिए, सर आप स्पेशली टेंस करवा दीजिए, सब इस बुक से सर आप आर्टिकल करवा दीजिए। मैं बता दूं कि मैं सब कुछ करवाऊंगा, आपको बस वेट करना पड़ेगा कि मैं ऐसे नहीं कि कहीं से भी कोई चैप्टर उठा करके मैं करा दूं, बल्कि ये एक सीक्वेंस से चलेगा, सीक्वेंस से चलेगा। चैप्टर 22 के बाद 23 आएंगे, इस तरीके से हम सभी चैप्टर को कवर अप कर लेंगे। बस आपको पेशेंस रखना है और चैनल को सपोर्ट करते रहना है, तो ध्यान देना है। तो देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। हालांकि एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए टेंस की भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में टेंस का भी कुछ लेना देना होता है। एंड आई होप कि टेंस आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, टेंस आप स्कूल के टाइम से पढ़ रहे हैं, और आपने अगर नहीं पढ़ा तो ऑलरेडी मैं टेंस पे भी बहुत सारे वीडियोस बना रखा हूं, आप टेंस का वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस हम कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। कंपेयर दिस टू सेंटेंसेस। यहां दो सेंटेंसेस है और इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे, यानी दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग को जानने का कोशिश करेंगे कि क्या दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग अलग अलग है या दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है डेविड हेल्प्स ओलिवर। तो डेविड किसको हेल्प करता है? ओलिवर को हेल्प करता है। तो यहां पर देखो डेविड क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है। डेविड सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, सेंटेंस का वर्ब है, और ओलिवर क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में देखो ओलिवर सब्जेक्ट है, इज हेल्प्ड क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और एक तरह से डेविड को हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान देना, आप मुझे ये बताओ कि दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग अलग अलग है या दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है। तो आप जब अगर इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि डेविड जो है वो ओलिवर की मदद करता है, डेविड ओलिवर की मदद करता है, ओलिवर को हेल्प करता है। और ये सेंटेंस पढ़ोगे तो इसका पता चलेगा कि ओलिवर ओलिवर की मदद किसके द्वारा करी जाती है? डेविड के द्वारा। तो भाई दोनों सेंटेंस के मीनिंग तो सेम हुए, ऐसा तो नहीं है कि दोनों सेंटेंस के मीनिंग अलग अलग है, दोनों सेंटेंस के मीनिंग सेम है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो मीनिंग सेम रहेगा, केवल सेंटेंसेस के फॉर्म चेंज होते हैं। क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस का फॉर्म चेंज होना चाहिए बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, दोनों सेंटेंस का एक ही बात है, तो ऐसा क्यों है कि हम एक सेंटेंस को एक्टिव में बनाएं, दूसरे सेंटेंस को पैसिव में बनाएं। अगर हम बात करें तो यहां पर जो सेंटेंस आप देख रहे हो डेविड हेल्प्स ओलिवर, ये सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस में है। ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और ओलिवर इज हेल्प्ड बाय डेविड, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। तो जब दोनों सेंटेंस के मीनिंग सेम हो रहे हैं तो फिर ऐसा क्या जरूरत है कि हम एक्टिव वॉइस की जगह पे पैसिव वॉइस में बात करें। जब हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं तो 3 वर्ड में हमारा बात पूरा हो जाता है। देखो डेविड एक वर्ड है, हेल्प दूसरा वर्ड है, और ओलिवर तीसरा वर्ड है। ये 3 वर्ड में हमने वो बात को कर दिया। लेकिन इसी बात को जब हमने पैसिव में चेंज किया, या फिर इस बात को हम पैसिव में कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर 2 वर्ड आपके एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं। एक तो इज बढ़ गया और एक बाय बढ़ गया। तो फिर शब्द बढ़ाने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा। मैं आपको बताता हूं कि एक्टिव पैसिव का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम किसी बात को एक्टिव वॉइस में कहना प्रीफर करते हैं,
क्यों हम किसी बात को पैसिव वॉइस में कहना प्रेफर करते हैं? क्या हमारी कोई मजबूरी भी होता है क्या? जी बिल्कुल मजबूरी होता है। पहला मजबूरी तो ये होता है कि आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट पेपर में एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक्टिव वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना होता है, पैसिव वाले सेंटेंस को एक्टिव में चेंज करना होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये। दूसरा देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इसी के साथ ये दोनों एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूंगा कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं। सारा चीज आपके ये एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। देखो किसी भी सेंटेंस में आपको नॉर्मली तीन चीज मिलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कभी कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी मिलता है, कम से कम दो चीज तो मिलता है, सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन कभी कभी आपको तीन चीजें मिल सकती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट किसको कहते हैं, आप लोग भी थोड़ा बताने का कोशिश करना। हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो बहुत सारे लोगों का ये डेफिनेशन होगा कि सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो काम करता है। ये बात कई सारे बुक्स में भी बताए गए हैं, कई सारे टीचर भी बताते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला सचिन क्रिकेट खेलता है, भाई काम कौन सा हो रहा है? क्रिकेट खेलने का। काम कौन कर रहा है? सचिन कर रहा है, तो इसलिए सब्जेक्ट कौन है? सचिन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलें कि क्रिकेट सचिन के द्वारा खेली जाती है, तो अब सब्जेक्ट कौन है? अब सब्जेक्ट है क्रिकेट। लेकिन मुझे बताना, क्या क्रिकेट खुद से खेल पाएगा क्या? नहीं ना। तो अब तो सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो फिर सब्जेक्ट कैसे हो गया? तो ये कह देना कि सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये बातें कहीं पर अप्लाई होगा, कहीं पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो सब्जेक्ट का करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं होता है। सब्जेक्ट का करेक्ट डेफिनेशन होता है किसी भी सेंटेंस में वो चीज, वो व्यक्ति या वह वस्तु जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में बातें हो रही है, वही सब्जेक्ट होता है। तो किसी भी बात में, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, जिसके बारे में चर्चा चल रही होगी, वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बात आपका कहीं भी गलत नहीं होगा, सभी जगह आपका ये सब्जेक्ट का यूनिवर्सल डेफिनेशन है। तो देखो यहां पर एक काम हो रहा है, यहां पर एक काम हो रहा है। देखो वर्ब का मतलब काम, यहां पर क्या हो रहा है? एक काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। देखो हेल्प किया, एक एक्शन है। तो यहां पर कौन सा काम हो रहा है? हेल्प करने का काम हो रहा है। तो नो डाउट जब भी कोई काम हो रहा होगा, कोई अगर किसी वर्ब से किसी एक्शन के बारे में पता चलेगा, और अगर वो एक्शन ट्रांजिटिव होगा, अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, उसके पहले वाले वीडियो में। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम वैसे वर्ब को कहते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो देखो इसके बाद हेल्प के बाद एक ऑब्जेक्ट आया ओलिवर के रूप में, तो ये हेल्प कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये बात बिल्कुल नोट कर लेना, एक्टिव से पैसिव उन्हीं वर्ब्स का बन सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्टिव से पैसिव उन्हीं वर्ब्स का बन सकता है जिनके साथ दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। पहला, वो वर्ब कोई एक्शन बताए, वैसे वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है जिसका कोई एक्शन बताने का काम करता है। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो एक्शन नहीं बताते हैं, वो स्टेट बताते हैं। स्टेट बताने वाले वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। लेकिन जो वर्ब्स एक्शन बताते हैं, एक्शन का मतलब जिससे किसी काम करने का सेंस मिले, उसे एक्शन बोलते हैं। तो वर्ब्स को सबसे पहले एक्शन शो करना चाहिए। दूसरी बात कि वो वर्ब ट्रांजिटिव हो, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तभी वो पैसिव, तभी उसका हम पैसिव बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है, सिंपल सी बात है, जब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। और हम पैसिव में सब्जेक्ट किसको बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को इधर ला करके सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो उसमें होगा ही नहीं। तो इसलिए वैसे वर्ब्स जिनका पैसिव वॉइस बन सकता है, उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, पहला तो वो एक्शन बताए और दूसरा वो ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो ध्यान देना, जब भी कहीं पर कोई काम हो रहा होगा ना, तो एक उस काम को करने वाला होगा और एक उस काम को पाने वाला होगा। करने वाला, पाने वाला। करने वाला को हम क्या बोलते हैं? देखो यहां पर काम क्या हो रहा है, यहां पर काम हो रहा है हेल्प करने का। तो ये हेल्प करने का काम किसने किया? डेविड ने किया। तो करने वाला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करने वाला को हम बोलते हैं डूअर। ध्यान से देखना, पूरा खेल इसी पे है। तो करने वाला कौन है? देखो हेल्प करने वाला कौन है? ये डेविड है। तो डेविड क्या हो गया? डूअर हो गया। अच्छा, हेल्प किसने किया? डेविड ने किया। और हेल्प मिला किसको? यानी पाने वाला कौन है? सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया गया उसका रिजल्ट किसको मिलता है? ऑब्जेक्ट को मिलता है। तो पाने वाला कौन है भाई? पाने वाला कौन है? पाने वाला है ओलिवर।
तो जो पाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं रिसीवर, जो पाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं रिसीवर। तो ध्यान से सुनना, जो करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट नहीं कहते हैं, जो करने वाला होता है उसे डूअर कहते हैं। जो करने वाला होता है उसे हम डूअर कहते हैं, और जो पाने वाला होता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहां भी ध्यान देंगे, यहां पर सब्जेक्ट के जगह पे कौन है? ओलिवर है। लेकिन ओलिवर मुझे बताना, ओलिवर क्या है? ये डूअर है या रिसीवर है? तो ये ऑब्वियसली क्या है? रिसीवर है। ये अभी भी क्या है? रिसीवर है। ये रिसीवर है। और डेविड क्या है? डेविड डूअर है, यानी मदद करने वाला व्यक्ति तो यही है, ये डूअर है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो? सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्यों हम किसी बात को एक्टिव के अलावा पैसिव में भी बोलते हैं। तो देखो इसका मेन रीजन क्या है? इट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस। इट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस मतलब देखो, आप किसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, आप किसको वैल्यू देना चाहते हैं, आप किसको चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, वही आपका क्या होगा, वही डिसाइड करेगा कि आपका सेंटेंस एक्टिव में होने वाला है या पैसिव में होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम चर्चा का विषय किसको बनाना चाहते हैं? डेविड को। यहां पर हम एक्टिव वॉइस में चर्चा का विषय किसे बनाना चाहते हैं? डेविड को बनाना चाहते हैं। यानी कि किसको बनाना चाहते हैं? डूअर को बनाना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी डिस्कशन में, किसी सेंटेंस में अगर आप डूअर को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि डूअर को आप चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, तो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कब होना चाहिए? जब आप डूअर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंपॉर्टेंस देने का मतलब आप डूअर को चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, आप डूअर को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप वहां पर उसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। लेकिन वहीं देखा जाए, अगर आप डूअर को वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, आप रिसीवर को वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? रिसीवर को सब्जेक्ट के जगह पर रखेंगे। तो आप क्या करेंगे? सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट आपका डूअर होगा तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, और अगर सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट अगर रिसीवर है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा खेल किसका है? इंपॉर्टेंस का है। जैसे मुझे आप अपने कोई दो दोस्तों का नाम बताओ, दो फ्रेंड्स का नाम बताओ। चलिए बताइए। तो आपने अपने दो दोस्तों का नाम बताया। एक का नाम आपने बताया रमेश, और दूसरे का नाम बताया आपने मोहित। एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम बताया मोहित। अब मुझे बताओ, जब रमेश और मोहित दोनों आपके दोस्त हैं, तो आपने सबसे पहले रमेश का नाम क्यों लिया? आप मोहित का भी तो नाम ले सकते थे। ऐसा थोड़े कि मोहित का नाम पहले लेते हैं तो रमेश आपका फ्रेंड नहीं होता, वो भी आपका फ्रेंड होता। तो मैंने अगर आपसे पूछा तो लिस्ट में, सीक्वेंस में, ऑर्डर में सबसे पहले आपने रमेश को क्यों रखा? चलिए बताइए। तो सर यहां पर हम रमेश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं उसको कहां रखते हैं? सबसे पहले रखते हैं। और अगर आप, मैं फिर से बोलूंगा कि आप अपने दो दोस्तों का नाम बताओ, और अगर आप बोलेंगे मेरे दो दोस्तों का नाम है मोहित और रमेश, तो भाई आपने मोहित को पहले क्यों रखा? क्योंकि सर मोहित को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इसी तरीके से यहां भी होता है, जिसको आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं उसको कहां रखते हैं? सब्जेक्ट के जगह पे रखते हैं। और सिंपल सी बात है, किसी सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव या पैसिव है? आपको सिंपली कैसे डिसाइड करना है? अगर सब्जेक्ट डूअर होगा तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा, और अगर सब्जेक्ट रिसीवर होगा तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। तो क्या होता है कभी कभी कि यहां पर हेल्प किसका हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्प किसने किया वो इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि हेल्प किसका हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्प किसने करा उसका इंपॉर्टेंस है। और यहां पर हेल्प किसने किया उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि हेल्प किसका हुआ, करने वाला का यहां इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां जिसके ऊपर हेल्प किया गया उसका इंपॉर्टेंस है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा। तो ये रीजन तो आपने जान गया कि क्यों एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। पहला रीजन कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव पैसिव के। दूसरा रीजन ये है, जो सबसे बेसिक रीजन है, सबसे यूनिवर्सल रीजन है, इट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस। इफ यू वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू द डूअर, your sentence will be active voice, and if you want to give the importance to the receiver, your sentence will be passive voice। और थर्ड चीज क्या है
कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आती है, कोई घटना होती है, कोई काम होता है, लेकिन वहां करने वाला का नाम पता नहीं होता है, वहां डूअर का नाम हमें पता नहीं होता है कि वो काम किसने किया। तो वहां हमारी मजबूरी होती है कि सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। जब डूअर का अता पता नहीं हो, काम करने वाला का अता पता नहीं हो, तो वहां मजबूरी है कि हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे, वहां चाह करके भी हम एक्टिव में नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, भाई मेरा मोबाइल किसने चुराया? आपने चुराया, चलिए दीजिए मेरा मोबाइल। सर मैंने नहीं चुराया। तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो एक घटना हुई है, एक काम हुआ है मोबाइल चोरी होने का। भाई किसने चोरी किया? उसका नाम का सर कोई पता नहीं है। कोई पर्सन, कोई व्यक्ति होगा, लेकिन उसका नाम नहीं पता, मतलब करने वाला का नाम नहीं पता, यानी डूअर के बारे में पता नहीं है। तो जब डूअर के बारे में पता नहीं होगा, तो वहां डिस्कशन का मैटर कौन बना? वहां चर्चा का विषय कौन बना? वहां चर्चा का विषय बना रिसीवर, यानी मोबाइल। तो आपको मोबाइल को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी रिसीवर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और मजबूरी में आप चाहकर के भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में नहीं बना पाएंगे, आपको फिर पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? माय मोबाइल हैज बीन स्टॉलन। आपने सब्जेक्ट में किसको रखा? रिसीवर को रखा, यानी मोबाइल को रखा, क्योंकि डूअर का कोई पता नहीं था। तो ये सारे रीजन है कि हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए। तो एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन देखो क्या है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन देखो क्या, सिंपल सी बात है। अगर देखो एक्टिव वॉइस हम किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस हम किसे कहते हैं? द सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द वर्ब। तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब किसी सेंटेंस का, जिसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का अगर डूअर होगा तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? द सब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ द वर्ब। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का रिसीवर होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट डूअर, तो इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस है। अगर सब्जेक्ट रिसीवर, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। जैसे एग्जांपल से देखो, देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल में हमने लिखा इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। अब देखो ये सेंटेंस किस में है? ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में। कैसे एक्टिव में? क्योंकि यहां पर देखो काम क्या हो रहा है, यहां काम हो रहा है जीतने का, विन करने का। और सब्जेक्ट कौन है? इंडिया है। तो डूअर कौन है भाई? इंडिया है। जीतने वाला देश कौन है? इंडिया है। तो ये क्या है? इंडिया, ये डूअर है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना चाहे, तो ये सेंटेंस का पैसिव क्या हो जाएगा? द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप was won by, the World Cup was won by India. The World Cup was won by India. अब देखो यहां पर सब्जेक्ट कौन आ रहा है? यहां पर सब्जेक्ट के जगह पे कौन आ रहा है? द वर्ल्ड कप आ रहा है, यानी ये सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ वर्ल्ड कप खुद से जीतने का काम करेगा क्या? नहीं ना। तो वर्ल्ड कप क्या है? ये वर्ब का रिसीवर है, ये वर्ब का रिसीवर है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या है? डूअर है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वो डूअर है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ये रिसीवर है, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है। तो इसलिए पहला जो एग्जांपल है ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, और दूसरा जो एग्जांपल है ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल है। तो देखो पहले वाले एग्जांपल का क्या मतलब हुआ? क्या जीता गया उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग चर्चा के विषय वर्ल्ड कप को नहीं बना रहे हैं। क्या जीता गया वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। हाँ भाई, किसने जीता? इंडिया ने जीता, ये सबसे बड़ी बात है। क्या जीता गया वो सबसे बड़ी बात नहीं है। किसने जीता, कौन देश ने जीता, ये सबसे बड़ी बात है। यानी चर्चा का विषय हम किसको कर रख रहे हैं? इंडिया को रख रहे हैं। और सेकंड वाले सेंटेंस यानी पैसिव वाले सेंटेंस की बात करें तो यहां पर इंडिया की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड कप की। कौन जीता, किस देश ने जीता, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या जीता गया इसका इंपॉर्टेंस है। वर्ल्ड कप को जीता गया तो वर्ल्ड कप का इंपॉर्टेंस है, इसलिए सेंटेंस को क्या किया गया? पैसिव वॉइस बनाया गया। तो बात आपको समझ में आ रही है? चीजें क्लियर है? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन आप समझ गए, पैसिव वॉइस का भी डेफिनेशन समझ गए। एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है। पैसिव वॉइस का डेफिनेशन
जिसमें सब्जेक्ट रिसीवर होता है। अब ओवरऑल बात करते हैं कि वॉइस हम किसे कहते हैं, वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। वैसे तो वॉइस का मतलब आवाज भी होता है ना, तो यहां पर हमारा मतलब आवाज से नहीं, हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, हम ग्रामर से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ग्रामर में ये जो चैप्टर है वॉइस, इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है। वॉइस क्या, व्हाट इज वॉइस, व्हाट इज वॉइस, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच शोज वेदर द सब्जेक्ट इज डूअर और रिसीवर। तो हम वॉइस किसी भी सेंटेंस में वर्ब के उस फॉर्म को कहते हैं जो हमें यह बताने का काम करता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो डूअर है या रिसीवर है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या रिसीवर है, यही क्या है, वॉइस का डेफिनेशन है, यही वॉइस का डेफिनेशन है। बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए, जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो पहला देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला इंपॉर्टेंट चीज है, पहले नंबर नोट पे, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये अपने प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे, ये अपने प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज कर रहे हो तो आपको पहला क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, यानी वाइस वर्सा। ये चीजें क्या होंगी, आपस में अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेगी। जैसे एग्जांपल से समझो, कोई बात हमें एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा, देखो एवी का मतलब हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमने एक सेंटेंस लिखा, देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है द कैट किल्ड द माउस, द कैट किल्ड द माउस, द कैट किल्ड द माउस। अब देखो इसमें, ये सेंटेंस में द कैट सब्जेक्ट है, द माउस ऑब्जेक्ट है, और किल्ड क्या है, ये वर्ब है, ये किल्ड क्या है, वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द माउस है, तो द माउस को शुरू में रखेंगे, द माउस वॉज, अब वर्ब लगा देंगे, द माउस वॉज किल्ड, द माउस वॉज किल्ड बाय। अब देखो जो सब्जेक्ट है, जैसे द कैट क्या सब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाकर के ऑब्जेक्ट बना देंगे। द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने अपने पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखो जो सब्जेक्ट था ये इधर जाकर के ऑब्जेक्ट बन गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो इधर आकर के सब्जेक्ट बन गया। तो आप जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया चीज आपको। चलिए सेकंड पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे 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 इंपॉर्टेंट, जिसके बिना वॉइस बनाना संभव नहीं है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वॉइस के लिए, देखो वॉइस जो है वर्ब के चैप्टर में आता है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बी प्लस वर्ब 3, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस के लिए। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस के लिए, फॉर पैसिव वॉइस, फॉर पैसिव वॉइस, फॉर पैसिव वॉइस। तो एक बात पे आपको बिल्कुल गौर करना है, बिल्कुल ध्यान देना है कि बी प्लस वर्ब 3 के बगैर आप सेंटेंस को पैसिव में नहीं बना सकते हो। एक्टिव का मतलब हो गया, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आपको एक्टिव पता है। हम लोगों को मेनली काम किस पे करना, पैसिव पे, और पैसिव के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म में होना जरूरी है, वर्ब 3 में। और इस वर्ब 3 यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा ना, इसके पहले बी का फॉर्म जरूर होना चाहिए। अच्छा बी का फॉर्म क्या क्या हो सकता है भाई, हम बार बार जो बी का फॉर्म बोल रहे हैं, ये बी हमेशा बी के फॉर्म में नहीं रहेगा, बी के और भी फॉर्म्स होते हैं। तो बी के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, बी का फॉर्म क्या हो सकते हैं, इज हो सकता है, और किस रूप में हो सकता है, एम,
और आर और वाज और वर और क्या हो सकते हैं, ये बीन हो सकता है और ये बीइंग हो सकता है। ये सारे किसके फॉर्म है, ये सारे बी के फॉर्म है, ये सारे बी के फॉर्म है। और बी के फॉर्म के साथ ये वर्ब 3 होना चाहिए, बी के फॉर्म के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तभी पैसिव बन पाएगा, अदरवाइज पैसिव बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बिना पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है। ये सारे जो फॉर्म है ये सारे बी के फॉर्म है, ये सारे बी के ही फॉर्म है। टेंस के अकॉर्डिंग ये बी अपना फॉर्म चेंज करते रहेगा, बट वर्ब 3 कभी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है। वर्ब 3 अपने फॉर्म को कभी किसी भी टेंस में चेंज नहीं करता है। किसी भी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, और 5 फॉर्म्स की अगर बात करें तो 2 वर्ब के फॉर्म ऐसे होते हैं, एक V3 और एक V4। ये कभी भी किसी भी टेंस में अपने फॉर्म्स को चेंज नहीं करते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस के लिए हमें चाहिए वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब के थर्ड फॉर्म जो है किसी भी टेंस में बना लो, ये चेंज नहीं करेगा। तो चेंज कौन करेगा, ये वर्ब 3 के साथ जो बी का फॉर्म आएगा ना, यही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। ये टेंस के अकॉर्डिंग ये एसएमआर बन जाएगा, वॉज वर बनेगा, बीन बीइंग बनेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये बात क्लियर है। चलिए अगला चीज हम लोग जानते हैं, जो कि अभी टेंस से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। अब देखो, अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए होता है, V1 और V5। प्रेजेंट के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए होता है, V1 और V5, V1 और V5। अब देखो ध्यान देना है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूं, बहुत जगह ले लेंगे। तो देखो, अगर हम टेंस की बात करें, अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में ध्यान देना, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो हम केवल 3 तरह के टेंस पे बात करेंगे। तो एक तो हमारा टेंस होगा सिंपल, पहला जो टेंस हमारा होगा, पहला जो टेंस होगा हमारा ये होगा सिंपल, सिंपल होगा। दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और तीसरा हो जाएगा परफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट। परफेक्ट नहीं बोलना, परफेक्ट बोलना। ठीक है, हाँ। अब देखो ध्यान देना यहां पर एक बात और, ध्यान देना एक बात पे, हाँ। उसके बाद जो आपको ध्यान देना है, एक एक्टिव होगा और एक पैसिव होगा। तो मैं यहां पर हेडिंग लगा देता हूं, देखो ये हेडिंग है टेंसेस के, एक हेडिंग मैं यहां लगा देता हूं एक्टिव का, और एक हेडिंग यहां लगा देता हूं पैसिव का। एक एक्टिव का और एक पैसिव का। ठीक है, अब ध्यान देना, मेन आपको वर्ब के फॉर्म पे ख्याल रखना है, वर्ब के फॉर्म पे ध्यान रखना है। देखिएगा, जैसे हम बात करें हम सिंपल प्रेजेंट की, देखो प्रेजेंट का सिंपल का बात करें, प्रेजेंट का हम अगर सिंपल का बात करें तो देखो प्रेजेंट का वर्ब का फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट का वर्ब का फॉर्म होता है V1 V5 होता है। तो यहां पर अगर आपको एक्टिव में वर्ब का फॉर्म मिल जाए V1 V5, एक्टिव में वर्ब का फॉर्म मिल जाए V1 V5, क्या मिले, V1 V5 मिले, तो इसी V1 V5 को अगर पैसिव बनाना चाहेंगे तो इसका पैसिव क्या होगा,
एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, पैसिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी प्लस वर्ब 3। तो ये जो बी है ये टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करेंगे। तो बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, यानी बी का V1 V5 क्या होता है? ये होता है इज, एम और आर होता है, इज, एम और आर होता है। अब क्या करो आप इसके साथ, आप इसके साथ V3 लगा दो, आप इसके साथ V3 लगा दो। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ध्यान देना है, अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस कैसे लिखते हैं प्रेजेंट टेंस का? कंटिन्यूअस लिखते हैं इज, अगर आप टेंस थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो आपको पता होगा, इज, एम, आर, और इसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं, यानी आईएनजी वाला फॉर्म लगा लेते हैं। अब इसको अगर पैसिव में चेंज करना है तो कर दो भाई, क्या दिक्कत है इसमें? आप लिख दो इसमें फिर से इज, एम, आर, इज, एम, आर। और चूंकि पैसिव बना रहे हैं तो इसमें वर्ब 3 चाहिए हमें, लेकिन कंटिन्यूअस को V4 चाहिए भी होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर पैसिव कंटिन्यूअस का बना रहे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बीइंग लगा देंगे। कंटिन्यूअस होने के कारण यहां पर हम क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। और वर्ब 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना वर्ब 3 के हो नहीं सकता है। तो जब भी अगर आप कंटिन्यूअस का पैसिव बना रहे हो तो आप यहां पर क्या करना, एक्स्ट्रा बीइंग लगा देना। बात समझ में आ रही है? अब अगर बात करते हैं परफेक्ट का, अगर बात करें परफेक्ट का, तो देखो परफेक्ट का क्या होगा। परफेक्ट का होता है हैव या हैज, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब आप इसको पैसिव में चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप हैवेज को रखो जैसे वैसे रखो हैवेज को, आपको एक्स्ट्रा इसमें बीन लगा देना है, वो बजाने वाला बीन नहीं, ये वाला बी का थर्ड फॉर्म। और आप इसके साथ वर्ब 3 लगा दो, क्योंकि वर्ब 3 के बिना तो पैसिव बिल्कुल अधूरा है। तो ये है प्रेजेंट का फॉर्म, प्रेजेंट का एक्टिव पैसिव का फॉर्म। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस इस पे ध्यान रखना है, मेन इस पे रखना। बाकी तो टेंस के अकॉर्डिंग आप बी को सब जगह चेंज कर लोगे, इस पे ध्यान रखना। और 2 पॉइंट और इस पे ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं और परफेक्ट में बीइंग लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस में एक्स्ट्रा बीइंग लगाते हैं और परफेक्ट मतलब जहां पर हैव, हैज या हैड मिले वहां पर आपको बीन लगाने हैं। ये बात क्लियर है? तो ये प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर है, ये जो है प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बनाए तो पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर कैसे होगा? पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हम इसी का पास्ट की अगर बात करते हैं, आपको पता है पास्ट को क्या चाहिए होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए होता है। पास्ट को क्या चाहिए होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए होता है। पास्ट को वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए होता है, ठीक है? तो कर देंगे यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, कर देंगे सेकंड फॉर्म। केवल बी के फॉर्म को तो चेंज करना है, केवल बी के फॉर्म को तो चेंज करना है, क्योंकि वर्ब 3 तो चेंज होता नहीं है, V4 भी चेंज नहीं होता है। तो चेंज हमें क्या करना है, चेंज हमें करने हैं V1 V5 को चेंज करना है, चेंज हमें V1 V5 को करना है, ठीक है? बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं पास्ट में। तो देखो किसका भाई, किसका V2 चाहिए हमें? देखो हमें V2 चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो एक्टिव में क्या होगा, V2 होगा। और इसी को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो किसका V2 चाहिए, बी का V2 चाहिए। तो बी का V2 क्या होता है, वॉज वेयर होता है, बी का V2 होता है वॉज वेयर। बस यानी कि जहां पर इज, एम, आर लगा हुआ था वही इज, एम, आर किस में चेंज हो गया, वाज वेयर में चेंज हो गया। बाकी वर्ब 3 ऐसे ही है, एज इट इज है। उसके बाद ध्यान देना, यहां पर हमें जो इज, एम, आर था फिर से ये वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। आपको यहां पर भी क्या करना है, केवल इज, एम, आर को वाज वेयर में चेंज कर देना है। बीइंग तो भाई रहेगा, अगर पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस का है तो बीइंग तो रहेगा। उसके बाद अगर बात करें तो जो यहाँ पर हैवेज था ना, उसका V2 क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ पर हैवेज को क्या कर दिया, हैड में चेंज कर दिए। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने हैवेज को हैड में चेंज कर दिया। V3 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ भी हमने क्या किया, केवल हैवेज को हैड में चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें हैव का सेकंड फॉर्म चाहिए। तो ये देख लो बढ़िया से, ये पास्ट फॉर्म है, ये एक्टिव और पैसिव पास्ट फॉर्म में है। बढ़िया से देख लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ठीक है? आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब बात करें, अगर इसी को अगर हम फ्यूचर में चेंज करें, अगर फ्यूचर का वॉइस बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा।
अगर आप फ्यूचर का वॉइस बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर के वॉइस बनाने के लिए सबसे पहली बात, यहां तो हम फ्यूचर लिख देते हैं, फ्यूचर लिख देते हैं। इसको पूरा ही हमें हटाना पड़ेगा। अब देखो, फ्यूचर के लिए क्या चाहिए भाई? बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हमें क्या चाहिए होता है? शैल या विल। शैल या विल हमें चाहिए होता है फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या चाहिए होता है? शैल या विल। और शैल या विल चूंकि एक मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, यानी V1 आएगा। ठीक है जी, चलिए समझ में आ गया। तो फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं जिसमें शैल विल हमें लगाना है। तो एक बात मैं सबसे पहले बता दूं, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं होता है। फ्यूचर का कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। फ्यूचर का केवल दो होगा, सिंपल होगा और परफेक्ट होगा, इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर क्या करते हैं, अगर हम एक्टिव वॉइस में बात करें तो एक्टिव वॉइस में फ्यूचर का रूल क्या होगा? शैल या विल होगा। शैल या विल होगा। और शैल या विल के बाद क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जी हमने लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। और इसी को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे, इसी को अगर पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पैसिव वॉइस? बी प्लस वर्ब 3। क्या चाहिए? बी प्लस वर्ब 3 चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम शैल विल लगा देते हैं। भाई फ्यूचर है तो शैल विल लगाना पड़ेगा, हाँ कि ना। और उसके बाद पैसिव को क्या चाहिए? बी प्लस वर्ब 3। तो बी प्लस वर्ब 3 चाहिए। तो बी जो है, ये बी कभी इजेमर बन जाता है, कभी वॉजवर बन जाता है, कभी बीन बन जाता है, कभी बींग बन जाता है। लेकिन ये बी इस बार नहीं चेंज हो पाएगा। इस बार हम लोग इसे बांध कर रखेंगे, ये इस बार अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं चेंज कर पाएगा? क्योंकि शैल विल को अपने बाद बेस फॉर्म चाहिए। बेस फॉर्म किसको बोलते हैं? उसके ओरिजिनल फॉर्म को, उसके बेस फॉर्म को, यानी V1 को। तो बी यहां पर बी रहेगा, ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। उसके बाद आप भीतरी लगा दो, उसके बाद आप भीतरी लगा दो। ठीक है, हाँ। तो इसका तो होगा नहीं, कंटिन्यूअस का तो होता नहीं है, तो इस पे बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे परफेक्ट पे। तो परफेक्ट पे जब बात करेंगे तो आप इसमें सबसे पहले फ्यूचर है भाई, तो शैल विल लगा दो। परफेक्ट को क्या चाहिए होता है? परफेक्ट को चाहिए होता है हैव प्लस V3। हैव प्लस V3 हमने लगा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इसका पैसिव बनाना हो तो अगेन आप फ्यूचर है तो भाई शैल विल लगा दो, कोई आपको मना नहीं किया है। परफेक्ट है तो आप इसमें हैव लगा दो। और आपको मैंने बताया कि अगर आप परफेक्ट का पैसिव बना रहे हो तो उसमें क्या करना, एक्स्ट्रा आप यहां पर बीन लगा देना। उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गया फ्यूचर का, ये हो गया फ्यूचर का पैसिव वॉइस। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो पैसिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी प्लस वर्ब 3, वो मैंने बताया। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से आपको चेंज करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? तो देखो अब यहां पर हम एक पैसिव और होगा मॉडल्स के, पैसिव ऑफ मॉडल्स, पैसिव ऑफ मॉडल्स, पैसिव ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स में क्या क्या होते हैं? कैन, कुड, शैल, विल, मे, माइट। ये सब का पैसिव कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मॉडल्स के कैसे बनेंगे? एक्टिव और पैसिव। तो देखिए, मॉडल्स में होता है भाई, क्या क्या होता है मॉडल्स में? तो मॉडल्स में आपको मिलेंगे कैन, कुड, कैन, कुड, शुड, कुड, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसके अलावा और भी मॉडल होता है। देखो शैल विल भी क्या है? शैल विल भी अपने आप में मॉडल वर्ब है, तो इसलिए मैं यहां लिख देता हूं ETC। और मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब कैसा होता है?
मॉडल वर्ब्स के बाद जो वर्ब्स आते हैं ना वो V1 होते हैं, वो बेस फॉर्म में होते हैं। बेस फॉर्म किसको बोलते हैं? V1 को बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना आप। तो एक्टिव में तो हमें यही चीज मिलेगा, मॉडल वर्ब्स में एक्टिव में हमें यही मिलेगा। जब इसको पैसिव में बनाना हो तो आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूं। जब आपको पैसिव में बनाना हो तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। भाई मिट कैसे गया? पैसिव में आपको क्या करना है देख। जब आप इसका पैसिव बना रहे हो तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान सा चीज है, बहुत आसान सा चीज है। देखो करना क्या है, आपको करना क्या है, इसमें वर्ब को कैसे लगाना है, आपको यहां लगा देने हैं। देखो पैसिव वॉइस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बी प्लस वर्ब 3। तो आप यहां पर क्या करो, बी प्लस वर्ब 3 लगा दो, बस बस। ये हो गए मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस। कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से कोई बात हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। हमने एक एग्जाम्पल लिया एक्टिव वॉइस में। एग्जाम्पल क्या लिखा, एग्जाम्पल क्या लिखा हमने? जैसे हमने लिखा यू कैन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो। यू सब्जेक्ट है और इट ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव में चेंज करो। पहला काम क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो पैसिव में हम इसको कैसे चेंज करेंगे? एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, इट कैन बी। देखो इट क्या किए, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे ला रहे हैं। पहला प्रोसेस तो ये होता है, इट कैन। तो यहां पर देखो कैन क्या है, देखो यहां कैन एक मॉडल है और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, V1 लगा रहे हैं, बेस फॉर्म लगा रहे हैं। डू क्या है, बेस फॉर्म में। और जब पैसिव बनाएंगे तो देखो मॉडल हमने यहां लिख दिया, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल यहां लिख दिया। इसके बाद क्या करने में, बी प्लस वर्ब 3 लगाने, इसके बाद बी प्लस वर्ब 3 लगाने। तो यहां लिख दिया हमने बी, इट कैन बी। अब क्या चाहिए, वर्ब 3 चाहिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब कौन है, डू है। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब तक किसी सेंटेंस में डूअर का नाम आप जिक्र कर रहे हो तो आपको डूअर के साथ बाय लगाना है। बाय तभी लगाना, देखो बहुत सारे बच्चे रट लिए ना कि पैसिव वॉइस में बाय लगाना कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी तब होता है जब डूअर का नाम दिया हो, करने वाला का नाम दिया हो, तभी हम बाय लगाते हैं। क्योंकि बाय आता ही है डूअर के लिए। डूअर के लिए, किसके लिए आता है, डूअर के लिए। और डूअर को हम क्या बोलते हैं, डूअर को एक और दूसरे शब्द में हम बोलते हैं एजेंट। डूअर को दूसरे शब्द में एजेंट भी बोला जाता है। तो देखो यहां पर डूअर का नाम तो मेंशन है। डूअर का नाम कौन है, आप हैं, यू है, तो बाय तो लगाएंगे। तो इट कैन बी डन बाय यू, इट कैन बी डन बाय यू। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर आप अलग अलग मॉडल वर्ब पुट कर लो। यू कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय यू। तो आप अलग अलग मॉडल वर्ब भी पुट कर सकते हो। जैसे आप यहां पर कैन की जगह कुछ और लगा दो, आप यहां पर कैन की जगह कुछ और लगा दो। जैसे हमने यहां कैन की जगह पे कुड लगा दिया, कुड, कुड लगा दिया। तो यू कुड डू इट, इट कुड बी डन बाय यू। और भी चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। आप यहां पर दूसरा मॉडल वर्ब लगा दो, आप लगा दो शुड, यू शुड डू इट। तो क्या हो जाएगा, इट शुड बी डन बाय यू, इट शुड बी डन बाय यू। बात समझ में आ रही है? तो मॉडल्स का पैसिव बनाना सबसे आसान काम है। बेसिक्स पे रहो, बेसिक को पकड़ के चलो। 5 मिनट का वीडियो देखने से बचे। यूट्यूब में जो 5 मिनट में आपको पूरा ग्रामर सिखाने की मां कसम खाते हैं, गारंटी लेते हैं, वैसे वीडियो से परहेज रखें। सीखने सिखाने में जितना टाइम लगता है दे दो। टाइम बचाना है एग्जाम में, टाइम बताना है इसको परफॉर्म करते समय, ठीक है? तो देखो एक ही वीडियो में मैं चैप्टर को कंप्लीट करना चाहता हूं और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल तो मैं दे रखा हूं, ये एग्जाम्पल से तो बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? तो डूअर पे हम बात कर रहे थे, तो डूअर पे एक बात मैं और बता देता हूं। देखो एक्टिव कब बनाते, पैसिव कब बनाते, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंस का चीज है। लेकिन सही समय पे ये डिसाइड करना कि कब एक्टिव बनाना है, कब पैसिव बनाना है, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि आपको कब सेंटेंस को एक्टिव में बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि हर हाल में हमको डूअर को वैल्यू देना है, डूअर को इंपॉर्टेंस में रखना है, डूअर को चर्चा का विषय बनाना है,
तो आप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें रिसीवर को वैल्यू देना है तो पैसिव वॉइस में बनाइए। अच्छा, तीसरा कारण क्या है कि अगर आपको डूअर के बारे में पता नहीं है कि काम किसने किया, या फिर डूअर के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, आप नहीं भी बताएंगे तो भी सुनने वालों को पता चल जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना है। जैसे देखो, अगर मैं बोलता हूं कि किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, अब इस सेंटेंस को एक्टिव में बनाओगे कि पैसिव में बनाओगे? अगर आप इसको एक्टिव में बनाओगे तो आप कैसे लिखोगे, समवन स्टोल माई पेन, समवन स्टोल माई पेन। यानी कि आपने सब्जेक्ट पे किसको रखा, आपने सब्जेक्ट पे रखा समवन को। क्या समवन से किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पता चलता है? नहीं ना। तो जब उससे किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पता चल ही नहीं रहा है तो एक्टिव वॉइस में बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप फिर बेवजह इसको चर्चा का विषय क्यों बना रहे हो? आप समवन को चर्चा का विषय क्यों बना रहे हो? क्योंकि समवन को तो नाम भी नहीं पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसलिए आप इसको कोशिश करो कि ऐसे सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस में ना बनाओ तो अच्छा रहेगा। आप इसको एक्टिव वॉइस में ना बनाओ तो अच्छा रहेगा, बल्कि आप इसको पैसिव वॉइस बनाओ। क्योंकि यहां पर चर्चा का विषय कौन है? समवन नहीं है। यहां पर चर्चा का विषय है माई पेन। चोरी क्या हुआ वो चर्चा का विषय है। तो आप इसको ऐसे बनाओ पैसिव वॉइस में, माई पेन वॉज स्टोलन, माई पेन वॉज स्टोलन। तो इस सेंटेंस को आपको पैसिव में बनाना ज्यादा प्रॉपर होगा। बात समझ में आ रही है? ये आप डिसाइड कर पा रहे हैं? आप क्वेश्चन डाउट, क्या डाउट है रखिए, आपके डाउट को मैं बताता हूं। आप पहले अपने डाउट को रखिए तो सही, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि क्यों इसको पैसिव वॉइस में बनाना ज्यादा अच्छी बात है? क्योंकि समवन का जिक्र करना और ना करना बात बराबर है। अगर ऐसे भी बोलेंगे कि मेरी कलम चोरी हो गई, तो भाई किसी ने ही चुराया होगा, इसका मतलब भी किसी ने है। तो आप इसका जिक्र नहीं भी करोगे तो भी बात बन जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कब हम डूअर का जिक्र नहीं करते? कभी कभी हम डूअर का जिक्र नहीं करते क्योंकि आप केवल पैसिव वॉइस में लिख दो, आप डूअर का जिक्र नहीं भी करोगे तो भी लिसनर को पता चल जाएगा कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। जैसे देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द पुलिस अरेस्टेड द थिप, द पुलिस अरेस्टेड द थिप। अब ये सेंटेंस किस में है? ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। ये सेंटेंस किस वॉइस में है भाई? ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे? पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यानी कि द थिप वॉज अरेस्टेड, ठीक है। द थिप वॉज अरेस्टेड, भाई किसने किया अरेस्ट? पुलिस ने किया, बाय द पुलिस। अच्छा, जो काम करता है उसे हम डूअर कहते हैं। तो बाय द पुलिस क्या है? बाय द पुलिस ये डूअर है। बाय द पुलिस क्या? ये डूअर है, ये डूअर है। अब मुझे ये बताना कि यहां पर कौन अरेस्ट किया, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है कि अरेस्ट कौन हुआ, यानी थिप, इसका इंपॉर्टेंस। अब एक बात मुझे बताओ, हाँ ठीक है, सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बना दिया, ये सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या अगर यहां पर डूअर का जिक्र हम नहीं भी करें तो क्या हमारी बात नहीं बन जाती है? अगर आप डूअर का जिक्र नहीं भी करो तो क्या हमारे ऑडियंस को नहीं पता चलेगा? क्या जो मेरी बात को सुन रहा है वो नहीं समझ पाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? क्या उसको नहीं पता चलेगा कि अरेस्ट किसने किया? भाई अरेस्ट करने का काम कौन करता है? आम आदमी करता है। आप किसी को हथकड़ी पहना देते हैं, आप किसी को चलते रास्ते में चल रहे राहगीर को किसी को भी पकड़ के आप हथकड़ी पहना देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, नहीं ना? तो अरेस्ट करने का काम पुलिस लोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम यहां पर बाय द पुलिस नहीं भी बोलेंगे तो भी हमारी बात बन जाती है। तो ऐसे जगह पे आप डूअर का जिक्र ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अरेस्ट वर्ड से ही ये बात क्लियर हो जा रही है कि अरेस्ट कौन करेगा? भाई पुलिस करेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो इसके साथ वॉइस आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने सभी चीजों को कवर किया जो एक्टिव और पैसिव के लिए जरूरी चीजें हैं। हाँ, मैं अपने तरीके से आपको पढ़ाया हूं, चीजों को सिंपल बना करके, और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताया हूं जो शायद आपको बुक में ना मिले। ठीक है, ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और मुझे लगता है कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वीडियो आपको कैसा लगा, चीजें आपको समझ में आई, जो भी आपका फीडबैक हो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और हमें बताएं। रन मार्टिन के सभी चैप्टर आपके लिए कंप्लीट होंगे, बस आप इस पेशेंस रखिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।